के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। गरीबी हटाओ कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया उन्होंने कभी गरीब की सूद नहीं ली। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। 28 दिसंबर 1885 वो तारीख जब 148 साल पुरानी पार्टी का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी। आजादी से पहले कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बन चुकी थी जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ भारतीयों की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही थी। और महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता कांग्रेस के माध्यम से ही भारत की जनता में आजादी का अलग जगा रहे थे। उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। जनता के बीच अपनी इसी लोकप्रियता और कनेक्ट की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 7 दशकों तक देश की सत्ता पर राज किया था। यह भी कहा जाना चाहिए कि कांग्रेस तो देश का स्वभाव बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि लोकतंत्र की चक्की से नए नए नेता और पार्टी निकलते रहते हैं, और ऐसा भारत में ही होता है। और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हुआ। और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में है, लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सत्ता और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस बदलाव की राह पर खड़ी हुई है। आज हम कांग्रेस 2.0 की बात करेंगे, जो बदलते हुए कांग्रेस की कहानी बयां करेगी। कभी सत्ता के शिखर पर रही कांग्रेस की कहानी पल पल बदलती नजर आ रही है। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 404 सीटें जीती, जो भारतीय राजनीति का इतिहास बन चुकी और अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड थी। लेकिन कभी 17 आम चुनाव में से 7 बार पूर्ण बहुमत पाने वाली पार्टी 1989 में राम रथ यात्रा के बाद हिंदी हार्टलैंड में धीरे धीरे जनाधार खोती गई। कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में तो रही, लेकिन उसका वोट बैंक खिसकता चला गया। और 2014 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी के आते ही कांग्रेस देश में हाशिए पर चली गई राजनीति में। अब 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर ही कांग्रेस सिमटकर रह गई। 1984 में 404 और 2019 में 52 सीटें। आप अंतर तो समझ ही सकते हैं। आखिर ऐसी क्या चूक हुई कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में था, उसे लोगों को इतना इस तरीके से मोहभंग हो गया। और मोहभंग ही नहीं बल्कि लोगों ने, वोटर्स ने मुंह फेर लिया। देश की जनता क्यों उनसे रूठ गई? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वहां अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस बदलाव के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की लड़ाई लड़ रही है। परिवारवाद की छवि छोड़कर और तोड़कर जनता से जुड़ना चाहती है। 24 के रण में कांग्रेस अपनी रणनीति को उसके इर्द गिर्द रखना चाहती है, और जिसमें जन का मन हो।
इसके लिए वो अपनी ओल्ड थ्योरी को ही अपना रही है, पुराने रास्ते जा रही है, लेकिन ट्रेडिशनल छवि से थोड़ा हटकर। अपनी धार को वापस पाने के लिए सिर्फ पार्टी की ही नहीं, नेताओं की भी रीब्रांडिंग हो रही है, रीपैकेजिंग की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कांग्रेस नेताओं का मंदिर मार्ग, हिंदू वोट पाने के लिए लालसा ऐसी कि सड़क से संसद तक छवि को बदलने की कोशिश हो रही है ताकि 2024 में चमत्कार किया जा सके। सवाल है कि क्या भारत में सत्ता चलानी है तो बहुसंख्यक हितों की अनदेखी की जा सकती है? नहीं। कुछ ऐसा ही 2014 की एंटनी रिपोर्ट में भी कहा गया था, जिस पर कांग्रेस 2019 में तो अमल नहीं कर पाई, लेकिन अब 2024 में इस धुरी पर अपनी सियासत को धार दे रही है। दरअसल राजनीति की शुरुआत से ही ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम कांग्रेस के मूल वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब ओबीसी वोटर बीजेपी के पास चला गया और ये कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब वो वोट बैंक खिसकता चला गया, और अब उसी ओबीसी वोटर को वापस पाने की जद्दोजहद में और उसके लिए पार्टी ओबीसी हितों की बात करने लगी है। जैसे महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को कोटा दिलाने की बात हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो। राहुल गांधी आम जनता के बीच जाकर गांधी परिवार वाली छवि हटाकर एक आम आदमी की अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं, ताकि वो जनता को एहसास करा सकें कि वो भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के साथ साथ पीएम मोदी के खिलाफ अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की बड़ी चुनौती। 138 साल पुरानी पार्टी के लिए अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ राजनीति की नई सच्चाइयों को साक्षात्कार करते हुए उसे नए स्वरूप में नई चुनौतियों के मुताबिक ढालना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा अग्निपथ। एक कड़वा सच ये भी है कि कभी देश के दिलों में धड़कन बनी कांग्रेस अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और राजनीति के नए परिवेश में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी या कहें कि कांग्रेस को राष्ट्र स्तर पर वो संजीवनी मिल गई है जिसे वो सत्ता के शिखर पर पहुंच सके? ऐसा कुछ नया फॉर्मूला या आइडिया तैयार किया जा चुका है? तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? आज हम कांग्रेस के उन तमाम नए अध्यायों पर, उसकी चुनौतियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक आपको लेकर चलते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर, लेकिन खास तौर पर 1977 के चुनाव में जब वो हार गई तो उसके बाद क्या हुआ, आखिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसी सिचुएशन तैयार हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन उस बात का जिक्र नीरजा चौधरी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार थी, उन्होंने अपनी किताब में किया, जिसको आज मैं आपके सामने, क्योंकि इस एपिसोड करने से पहले मैंने ये किताब पढ़ी। ये किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसका जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द प्राइम मिनिस्टर हु रोज फ्रॉम द एशेस, इंदिरा गांधी स्टेजेस अ कमबैक। इसमें एक खास लाइन लिखी है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच हैड वन द कंट्री इट्स फ्रीडम एंड रूल्ड इट अनइंटरप्टेडली फॉर 30 years since independence was virtually wiped out all over North India। इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उसी मुकाम पर कांग्रेस खड़ी हुई है। आज केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस कहीं भी नहीं। लेकिन खास बात क्या है, इसमें एक और जिक्र किया कि जब वो हार गई तो उन्होंने राजनीति से, उनका मोहभंग हो गया और वो राजनीति से बाहर जाना चाहती थी। उन्होंने लिखा, इस बुक में लिखा है, that I want to spend the rest of my life in hills. I want to read books. I want to write books. और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पीएस से ये भी कहा कि find a cottage for me. मैं ऊब गई हूँ राजनीति से। यानी कि 1977 में जब वो चुनाव हारी तो वो राजनीति से त्यागपत्र देना चाहती थी, लेकिन उसके बाद वो चुनाव भी जीती और कांग्रेस ने कमबैक भी की। ऐसे तमाम कहानी किस्से इस किताब में हैं, जिसका जिक्र मैं आपको अपने इस एपिसोड में भी करूंगी। तो अब कांग्रेस 2024 में मोदी से मुकाबला करने के लिए नए चैप्टर तैयार किए जा रहे हैं और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में कांग्रेस 2.0 के उन चैप्टर्स पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिकोड किया जाएगा, जिससे वो अपने आप को री इन्वेंट कर रही है कांग्रेस दोबारा।
अब चैप्टर समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ओबीसी चैप्टर में कि क्या है ये ओबीसी फैक्टर। दूसरा, परिवारवाद, जिसके नाम से पूरा गांधी परिवार घिरा हुआ है, चाहे वो उससे बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, परिवारवाद के नाम से आज भी कांग्रेस को घेरती है। द राहुल गांधी, ये एक बड़ा फैक्टर है आज की कांग्रेस में। और चौथा चैप्टर है हिंदुत्व, राम मंदिर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं? और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? राहुल गांधी को सुना आपने। अब सवाल यह है कि हर मुद्दे को छोड़ राहुल गांधी ओबीसी को लेकर इतना मुखर क्यों है? इसका जवाब तलाशने के लिए आपको पहले ओबीसी वोटर की ताकत को समझना होगा। इसके लिए अगर 1931 के लास्ट कास्ट सेंसस पर नजर डालें तो ओबीसी का वोट प्रतिशत कुल 54% था, जो आज भी लगभग इतना ही माना जाता है, और जिसके चलते ओबीसी वोट बैंक सत्ता के सेंसेक्स में सबसे महंगा शेयर बन चुका है। ओबीसी 1990 में पहले कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था। मंडल कमंडल की राजनीति के साथ ही ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटकना शुरू हो गया। क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक को अपने खाते में क्रेडिट करना शुरू कर दिया, और बीते 10 सालों में ये वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक में एड ऑन होता चला गया। और इसको आंकड़ों से समझें तो 2009 में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला, तो वहीं 2019 में बीजेपी को 44% वोट मिले ओबीसी के। मतलब एक दशक में, 10 सालों में बीजेपी का ओबीसी वोटर दुगना हो गया। वहीं कांग्रेस का ओबीसी वोटर जो 1999 में 25% था, वो 2019 में घटकर केवल 15% रह गया। कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस को रेस में लाना है तो ओबीसी को अपना साथ हर हाल में जोड़ना होगा, और जिसको लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। संसद के विशेष सत्र के दौरान जहां एक और मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराकर उसको क्रांतिकारी बताने की रणनीति पर काम किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेलकर कांग्रेस के एजेंडे को आगे किया और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग कर डाली। उनके कार्यकाल में नहीं हुआ तो अफसोस भी जता दिया। कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ संसद तक ही नहीं, घर घर तक लेकर जाना चाहती है, सड़क के माध्यम से। और इसीलिए पार्टी ने ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने का फैसला किया, जो आजकल आपको नजर भी आ रहा हो। कांग्रेस ये जानती है कि इस बार सिर्फ 2024 के चुनाव ही नहीं, बल्कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो कि सेमीफाइनल हैं 2024 से पहले, उसमें भी एक ओबीसी वोट की लड़ाई है। ऐसे में राहुल गांधी ओबीसी और जातीय जनगणना के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने ओबीसी के बड़े चेहरे अशोक गहलोत, सिद्धारमैया, भूपेश बघेल को इस रणनीति का हिस्सा बनाया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े और अपने चेहरे गिनाते हैं, तो अब वहीं कांग्रेस अपने चेहरे गिना रही है। और इसके साथ ही संगठन में हर स्तर पर ओबीसी चेहरे को पार्टी में जगह दी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने ओबीसी एजेंडे को धार देने के लिए राज्य स्तरीय ओबीसी विभागों के अध्यक्षों और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ पिछले ही दिनों बैठक की। पार्टी ने अपने ओबीसी नेताओं को ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र के दौरे करने के साथ साथ जातीय जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठाने के निर्देश दे दिए हैं। और इसके अलावा ओबीसी का जिला स्तरीय डेटा अलग अलग संगठनों के माध्यम से संकलित करने के निर्देश भी दिए हैं। डेटा के साथ वो अपनी पावर, अपनी ताकत और अपने बयानबाजी में वो आंकड़े रखना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को लुभा पाएगी?
ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है और जिसका सीधा फायदा ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। दरअसल दोनों ही गठबंधन ओबीसी वोटर को लुभाना चाहते हैं और ओबीसी वोटर के सहारे सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह बात कहें तो गलत नहीं होगा कि 2024 के चुनाव में एक एक ओबीसी वोट की लड़ाई है और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है उसमें वो ओबीसी फैक्टर में बड़ी लीड लेने की कोशिश में लगी है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में भी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं ओबीसी कोटे और जाति जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से उठाने में लगे हुए हैं। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। अब बात परिवारवाद की। ये कहा जाता है कि भारत की सियासत में परिवारवाद कांग्रेस की देन है। भले ही कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी का कोई भी नेता, ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए है और कांग्रेस को वो घेरते हमेशा परिवारवाद पे नजर आते हैं। आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। 24 के चुनाव में कांग्रेस अपनी परिवारवाद वाली छवि को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। जिम्मा उठाया राहुल गांधी ने। राहुल ने अपनी युवराज वाली छवि को दूर करने के लिए जनता के बीच जाना सही समझा, देर से लेकिन दुरुस्त समय में, और इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 3122 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान वो हजारों लोगों से मिले और अपनी इमेज की रीबिल्डिंग की। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी परिवार ने सबसे पहले पार्टी में बड़े पदों से खुद को दूर किया। 27 साल बाद चुनाव के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, जो गांधी परिवार का नहीं था, एक दलित व्यक्ति को कांग्रेस ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और इस चुनाव में शशि थरूर को भी उम्मीदवार भी बनाए, वो खुद उम्मीदवार बने। यानी कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता, कंपटीशन, तमाम चीजें, एक पारदर्शित चुनाव की छवि निकलकर बाहर आई, ऐसा कांग्रेस ने कोशिश की। या राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाने की भारी दबाव था। 2.5 साल, लगभग 2.5 साल तक इसकी जद्दोजहद भी चलती रही, लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार ने खुद को कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने से दूर रखा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है कि वो ये, जिस परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती रहती है, उसमें से कई लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पिछले लंबे समय में, और ऐसे में बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। ऐसे ही टिप्पणी की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है या कांग्रेस का बीजेपीकरण। तो तीसरा अध्याय है द रागा फैक्टर। रागा फैक्टर की कहानी शुरू होती है 2019 से, जब कांग्रेस और राहुल गांधी का सच से सामना होता है। जब राहुल गांधी परिवार की सबसे प्रतिष्ठित सीट अमेठी में स्मृति ईरानी से चुनाव हार जाते हैं, जब 3 बार उन्हें सांसद बनाने वाली अमेठी की जनता ने उनसे मुंह फेर लिया था। ये वो समय था। कहा जाता है कि अमेठी में राहुल गांधी की हार की वजह थी दरबार कल्चर, गलत फीडबैक मैकेनिज्म। जो दरबार में लोग हैं आसपास के, वो ये बताते रहे कि सब ठीक है तो सब ठीक है, और उसका नतीजा था स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, और जिस पर अंधविश्वास कर गए थे, जो फीडबैक मैकेनिज्म पर। लेकिन इसी हार ने राहुल गांधी को अपना स्वरूप बदलने में मजबूर किया। अमेठी के हार के बाद राहुल ने उस दरबारी कल्चर को खत्म किया और सीधे जनता के बीच जा पहुंचे, और इसकी शुरुआत उन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा से।
और ये कह सकते हैं कि शुरुआत थी जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इन तस्वीरों को देखकर जैसे सामने नजर आ रही हैं, ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को जिस संजीवनी की तलाश थी राहुल गांधी ने वो डिकोड कर ली? गांव-गांव तक जाना, सड़क पर उतरना, लोगों से मिलना, खुद को उनके साथ कनेक्ट करना और भारत को समझना। अब बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों की। आपस में एक दूसरे के रिश्ते, आपस में एक दूसरे से उम्मीद। राहुल गांधी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहता है, एक दूसरे से क्या चाहते हैं? कांग्रेस चाहती है कि राहुल जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े, लीडर बने, लीड करें, और राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी ले, एक मजबूत संगठन खड़ा करें। साफ शब्दों में समझें तो मास बेस्ड पार्टी को कार्डर बेस्ड पार्टी में बदलने की कवायद राहुल गांधी का सपना है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो एक मेहनती कार्यकर्ता जो आरएसएस के पास है, बीजेपी के पास है, वैसी एक टीम, एक संगठन खड़ा हो, जो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी इस कांग्रेस को बदलने में लगे हुए हैं, जहां सबसे पहली चुनौती थी कार्डर को क्रिएट करना, क्योंकि एक जमाना वो था जब घर घर में कांग्रेसी देखने को मिलते थे, तो वहीं एक दौर वो भी था जहां सिर्फ कांग्रेस में नेता देखने को मिलते थे, और वो भी राज्यसभा की सीट की चाहत के साथ। और इसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बड़ा अंतर माना जाता है कि आप काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं या अपने लिए। अब कांग्रेस में नेता होते हैं, फिर जनता होती है। ऐसे कहा जाता है कि मास बेस्ड है, नेता है और जनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता है, यानी कि एक कंटिन्यूअस कनेक्ट है। बीजेपी में नेता कार्डर के साथ, इसीलिए कहते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी है, और यही सपना है राहुल गांधी का कि एक ऑर्गेनाइज्ड, विश्वास वाले संगठन के लोग हों, तभी पार्टी वहां पहुंच पाएगी जहां वो एक समय हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक वैक्यूम देखने को मिलता है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतर चले हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले खुद से की। वो एक साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में आ चुके हैं, जमीन पर लोगों से मिलने लगे हैं, जमीन को समझने लगे हैं। अब बात करेंगे आखिरी चैप्टर, हिंदुत्व। अपने आखिरी अध्याय यानी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजीव गांधी ने 1986 में राम जन्मभूमि के दरवाजे खोले, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू वाली बनती गई। कांग्रेस खुद को हमेशा सेक्युलर बताती रही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। इन आरोपों और एंटी हिंदू छवि के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन 2019 के बाद ये बदलावों के बीच गुजर रही कांग्रेस ने हिंदुत्व को लेकर अपनी छवि बदली, और नई कांग्रेस में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस पर हमेशा से हिंदू हितों की अनदेखी का आरोप लगा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले इस नैरेटिव को बदल देना चाहते हैं, और इसके लिए कांग्रेस 2014 में मिली हार के बाद आई एके एंटनी की रिपोर्ट को के जो भी उस रिपोर्ट पे कहा गया था उसको अमल करने की कोशिश में लगे हैं। 2019 में उस पर अमल नहीं हो पाया। दरअसल एके एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में सत्ता चलानी है तो बहुसंख्यकों की हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी वो कई मंदिरों में गए, और ऐसे में उन्होंने दिल्ली में भी मंदिर में दर्शन किए, इंदौर में भी किए, प्रियंका गांधी भी करती हैं, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी मंदिर जाते हैं, पटका लगाते हैं, जय सिया राम के नारे भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम की शरण में राहुल आएंगे, जैसा मैंने जिक्र किया, जब वो रामलला के दरबार जाएंगे, 2024 में वोट पाएंगे। कांग्रेस हिंदू को लेकर और हिंदुत्व को लेकर अपनी छवि तो बदल रही है, लेकिन वो इस बीजेपी के हिंदुत्व से उसको अलग बताती है। वो हर जगह बताती है कि कांग्रेस का कहना, राहुल गांधी अलग अलग जगह बात करते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व अलग है। कांग्रेस ये साबित करने पे लगी हुई है कि बीजेपी हिंदुत्व की मार्केटिंग वोट बैंक के लिए करती है, जबकि उनका हिंदुत्व या भारत का हिंदुत्व या हिंदुत्व की चारधारा अलग है। वो व्यक्तिगत आस्था की बात है। हिंदुत्व के ये अलग अलग संस्करण हैं जो कि देश की दो बड़ी पार्टियों की तरफ से देश की जनता के सामने पेश किए जा रहे हैं।
जहां बीजेपी की कोशिश है अपने एजेंडे पर अडिग रहना, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। और यही वजह है कि आजकल आपको टीवी पर इस तरह की खबरें, डिबेट देखने को मिलेंगी कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। यही नहीं, नई कांग्रेस जो एक बार फिर खुद को खड़ा करने में लगी हुई है, अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी रणनीति, उनका विजन, क्योंकि वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और यूं कहें कि दुनिया भर के दिग्गज नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। देश में प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन चुके हैं। पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करने में सक्षम हैं? क्या उतनी तैयारी है? मौजूदा राजनीति पर नजर डालें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस को सीट और सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या 2024 में इंडिया गठबंधन, जहां पर क्षत्रपों की महत्वाकांक्षाएं हावी हैं, वहां कोई कमाल कर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर पीएम मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर पाएगी? फिलहाल मोदी को चुनौती देना कांग्रेस पार्टी के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कमर कस ली है। शुक्रिया।